में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश की धामी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस लगातार सरकार पर जानबूझकर निकाय चुनाव में देरी को लेकर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस के हमले का जवाब देते हुए कहा है कि हम तो चाहते हैं कि निकाय चुनाव समय पर हो जाए, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर जो एकल रिपोर्ट आनी थी वो नहीं आ पाई है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद पर ही रिपोर्ट आने के बाद पूरे चुनाव को कराया जाएगा। हम तो चाहते कि चुनाव समय पर हो जाए, पहले भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ओबीसी के जो एकल आयोग बना था उसकी रिपोर्ट आ नहीं पाई थी। आरक्षण का ओबीसी का आरक्षण उस आयोग की सिफारिशों के आधार पर होना है, तो हो नहीं पाया था, तो उसके कारण अभी तक पीछे मामला किसका सप्लीमेंट्री लिस्ट अभी इन्होंने सबमिट की है। तो अभी ओबीसी आरक्षण का क्या स्वरूप होगा ये शासन को तय करना है, सरकार को उसमें निर्णय लेना है। जब वो धरातल पर आ जाएगा तो आरक्षण की व्यवस्था बनेगी, उसके बाद तब चुनाव करा पाने संभव होंगे। ये प्रक्रिया में उलझा हुआ मामला है। ये तो हमारी तो मनसा है चुनाव समय पर हो जाए। संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब होंगे निकाय चुनाव, इसको लेकर क्या कुछ अभी निर्धारित कुछ किया गया है? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार सियासत भी हो रही है और निकाय चुनाव में जो लगातार देरी हो रही है उसको लेकर विपक्षी दल लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का काम भी कर रहा है और लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार जो है चुनाव हार के डर से जो निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि बीते सालों में निकाय चुनाव निकायों में जो है कुछ भी कार्य नहीं हो पाए और जो सड़कें आज भी गली मोहल्लों में ख़राब हैं। तो इस तरीके के विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और लगातार जो है सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहा है। तो ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर अभी तक 2 बार जो है प्रशासक का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया भी गया है। पहले 6 माह तक प्रशासक बिठाए गए, उसके बाद 3 माह और किया गया, उसके बाद 3 माह फिर किया गया। तो ऐसे में अब दिसंबर तक फिर प्रशासकों का कार्यकाल है और ऐसे में अभी ये क्योंकि जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर जो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सदन के पटल पर जो रिपोर्ट भी रखी गई थी, उसके बाद वो आरक्षण को लेकर तय होना था, तो उसके लिए प्रवर समिति भी गठित की थी। हालांकि प्रवर समिति ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया और जो 1 महीने का समय दिया गया था उसमें उन्होंने ये फैसला लिया था कि जो 2011 की जनगणना के हिसाब से 2018 में जिस तरीके से जो ओबीसी आरक्षण था उसी के आधार पर निकाय चुनाव होना है। तो ऐसे में माना जा रहा था कि 25 दिसंबर से पहले जो है निकाय चुनाव वो हो सकते हैं और 2 नवंबर को इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। ऐसे में वो भी जो एकल रिपोर्ट है उसको भी जो है वो नहीं आ पाई थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि उसे रिपोर्ट को दिखाया जाना चाहिए। तो इसके बाद अब जो उसकी प्रक्रिया पूरी होनी थी और जो ओबीसी आरक्षण किस तरीके से लागू होगा, उसका क्या प्रारूप होगा। तो ऐसे में ओबीसी जो 2018 में चुनाव हुए थे, किस सीट पर क्या ओबीसी समीकरण बनेंगे, किस तरीके से जो है चुनाव होगा, तो इस पूरे समीकरण को लेकर, पूरी प्रक्रिया को लेकर जो है अभी कार्य भी करने थे और डीएम स्तर तक जो है इस रिपोर्ट को के आधार पर जो है वो चीज़ें भी करनी थी कि किस तरीके से ओबीसी आरक्षण तय किया जाना है निकायों में। तो हालांकि वो अभी हो नहीं पाया और जैसे ही वो होगा उसके बाद ही इस पर को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा और इसके बाद यानी कि माना ये जा रहा है कि जो जिस तरीके से 10 नवंबर के माना जाता है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, तो ऐसे में इस पर भी संशय पैदा हो चुका है कि 10 नवंबर को चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। हालांकि सत्ता पक्ष का लगातार ये कहना है कि जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी और प्रक्रिया के तहत ही जो पूरा हो रहा है और प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही जो है निकाय चुनाव प्रदेश में वो करा दिए जाएंगे। लेकिन निकाय चुनाव कब तक होंगे इसको लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि शासन प्रशासन की तरफ से कि 25 दिसंबर से पहले जो है निकाय चुनाव वो करा लिए जाएंगे। तो ऐसे में अब निकाय चुनाव को लेकर आगे क्या कुछ रुख रहता है और किस तरीके से निकाय चुनाव जल्द से जल्द होते हैं और अधिसूचना कब तक जारी होती है, ये तमाम चीज़ें जो है वो भी देखने वाली बात होगी। अरुण, ऐसे में पक्ष विपक्ष भी लगातार आमने सामने आ रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि सरकार की मंशा नहीं है कि चुनाव कराए जाए राज्य में। जी विशाल, बिल्कुल देखिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या अन्य दल हों, जो भी निकाय चुनाव में उतरेंगे वो सभी अपनी तैयारियां लगातार कर रहे हैं, लगातार अपनी तैयारियों पर जोर दे रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, यूकेडी हो, तो सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। निकाय चुनाव की तैयारी अपने अपने स्तर से कर रहे हैं और सभी का दावा है कि निकाय चुनाव को लेकर उनकी पूरी तैयारी है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वो भी लगातार ये दावा कर रही है कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है और वही
वहीं भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि उनकी पूरी तैयारी है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब सभी को इंतजार ये है कि कब तक चुनाव की जो है वो अधिसूचना जारी हो और कब प्रदेश में निकाय चुनाव हो और कब वो जो है अपने प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतरे। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी उपचुनाव में आज सीएम योगी करेंगे रैलियां। 8, 9 और 11 नवंबर को सीएम योगी की जनसभाएं। आज गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में होगी रैली। 9 नवंबर को सीसामऊ, करहल और खैर में जनसभा को करेंगे संबोधित। 11 नवंबर को कटेहरी, फूलपुर और मझवा में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उपचुनाव को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकदम से एक्टिव नजर आ रहे हैं और 9 नवंबर को भी कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही 11 नवंबर को कटेहरी, फूलपुर और मझवा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। और ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब कब कहां पर योगी की रैलियां रहने वाली हैं? देखिए विशाल, आज से योगी आदित्यनाथ जो है ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे और जो 9 सीट है, 9 सीटों पर उनकी जो है जनसभाएं लगी हुई हैं। और अगर हम बात करें तो जो सबसे प्राथमिक सीट है इनकी वो ये है खैर की, गाजियाबाद की, करहल की और फूलपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम 2-2 बार लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से आज से शंखनाद किया है सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की जो रैलियां हैं वो अन्य प्रदेशों में है, झारखंड में है, महाराष्ट्र चुनाव चल रहा है वहां भी है और मध्य प्रदेश के बाय इलेक्शन में भी इनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं से योगी आदित्यनाथ जो है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को फतह करने की तैयारी में लगे हुए हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की स्थिति जो है काफी गंभीर रही थी, उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने चुनाव का जो प्रचार है उसका कमान अपने हाथ में लिया है और अब जो है आज से उनकी जो है धुआंधार बल्लेबाजी राजनीति के पिच पे शुरू हो जाएगी। प्रदीप, किस तरह से पूरी जान भी फूंक रहे हैं मुख्यमंत्री चुनाव में, और क्या माने कि जब जब योगी जाते हैं जनसभाओं में तो कितना जोश दिखाई देता है? देखिए विशाल, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की अपनी खुद की एक फैन फॉलोइंग है, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं सीएम योगी। हमने इसका जो नजारा था वो हरियाणा आम चुनाव में देख लिया और जिन जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किए थे उन सीटों पर बहुत ही अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे या फिर सहयोगी दलों के जो कैंडिडेट थे उन लोगों ने जीत दर्ज की थी और उसी बल पे संगठन ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जो है कमान दी है बाय इलेक्शन के लिए और बाय इलेक्शन में आज से योगी आदित्यनाथ शुरू करेंगे। जी, तैयारियां किस तरह की हैं इन जनसभाओं को लेकर? देखिए निश्चित रूप से क्योंकि सीएम योगी अपने आप में एक बड़े नेता हैं और एक बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो अगर हम उनके चुनावी कार्यक्रम की बात करें तो निश्चित रूप से सारी तैयारियां उनकी मुफीद हैं। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था भी उनकी चाक चौबंद रहने वाली है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, पैरामिलिट्री फोर्सेज, एनएसजी कमांडो और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्थानीय पुलिस है उसका भी जो है लोकल इंटेलिजेंस, इन सभी लोगों की ड्यूटी सीएम योगी के जितनी भी जनसभाएं हैं वहां पर पहले से लगाई जाती हैं। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की या फिर झारखंड की, इन सभी जगहों पर जो लोकल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है या फिर जो एलआईयू के से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको पहले कार्यक्रम के 1 हफ्ता पहले ही उनको प्रोटोकॉल चला जाता है और वो जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं तब सीएम योगी कार्यक्रम वहां लगता है। तो सुरक्षा और इंतजाम के हिसाब से योगी आदित्यनाथ के पास सारे जो अरेंज हैं होने हैं वो हो चुके हैं। सीएम हाउस को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और सीएम हाउस से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से अपने कार्यक्रम में पूरी तरह से जुट जाएंगे। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कन्नौज से बड़ी खबर मिल रही है। मंत्री असीम अरुण पहुंचे कपूरपुर कटरी। डूबे किशोरों के परिजनों से भी की मुलाकात। 30 घंटे के बाद दूसरे किशोर शोभित का मिला है शव। मंत्री ने पीड़ित परिवारों को हौसला भी दिया है। परिवारों को की हर संभव मदद का आश्वासन भी इस दौरान दिया गया है। काली नदी में डूबे थे मछली पकड़ने गए किशोर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किशोर नदी में गए थे मछली पकड़ने के लिए, लेकिन इस दौरान वो डूब गए थे, उनकी मौत हो गई थी। और आज मंत्री परिजनों से मिलने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। एक दुखद दुर्घटना हुई है जिसमें कि ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2 बच्चे डूबे हैं
एक बच्चे की बॉडी मिल चुकी है और दूसरे बच्चे के लिए तलाश की जा रही है। SDRF की टीम लखनऊ से बुलाई गई है, वो भी अपनी नाव आदि उपकरण लेकर के तलाश है। दोनों ही सूरत में बहुत दुखद घटना है, लेकिन पूरी सरकार दोनों परिवारों के साथ में है। दोनों परिवारों के बच्चों के लिए जो इंश्योरेंस की स्कीम होती है, अन्य स्कीम होती है, उसके तहत तत्कालिक लाभ दिया जाएगा और साथ साथ दोनों ही परिवारों को जो उनके बालक हैं, बाल सेवा योजना में एक परिवार आ रहा है, दूसरे का परीक्षण कर रहे हैं, उनको भी हम लोग एक मासिक वजीफा निश्चित कराएंगे ताकि परिवार के। और आगरा से बड़ी खबर, आगरा पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़। गश्त के दौरान संदिग्ध से पूछताछ के बाद भागे गैंगस्टर ने पुलिस पर किया फायर। जवाबी फायर में गैंगस्टर के पैर में लगी गोली। जांच में 7 अन्य मुकदमे भी किए गए हैं दर्ज। बदमाश पर पाए गए हैं कई मुकदमे और आगरा के बीचपुरी रोड पर हुआ है ये पूरा मामला। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में भी गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। और ये पूरा मामला गश्त के दौरान संदिग्ध से पूछताछ के दौरान हुआ है, जहां पर गैंगस्टर ने पुलिस पर पहले फायर किया और जवाबी फायर में पुलिस की बंदूक से निकली गोली बदमाश के पैर में जा लगी। मौसम में क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, उसी को कब करने के लिए जगदीशपुरा पुलिस बिचपुरी रोड पे पैदल गश्त कर रही थी। तभी उन्हें एक संदिग्ध आदमी दिखता है। उस संदिग्ध आदमी को जब बुलाया जाता है तो भागने की कोशिश करता है और पुलिस पे फायरिंग करता है। उसी जवाबी फायरिंग में जब पुलिस फायरिंग करती है तो उसके दाहिने पैर पे गोली लग जाती है। जब उस व्यक्ति से गहनता से पूछताछ की जाती है तो अपना नाम गुड्डू बताता है। तो उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करी जाती है तो पता चलता है ये गैंगस्टर भी है, जिसपे 2015 में ताजगंज से गैंगस्टर लगा था और भी इस पे 7 मुकदमे दर्ज हैं। और गहनता से पूछताछ करने पे पता चलता है कि जगदीशपुरा में जो 2 चोरियां हुई हैं इसी ने कारित की हैं। इसके ग्रुप के 2 और सदस्य हैं जिनको ढूंढा जा रहा है, जिनकी तलाश की जा रही है और जल्द से जल्द उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छठ पर्व के अवसर पर नहाय खाए के बाद खरना और इसके बाद आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने छठ मैया से पुत्रों की दीर्घायु की कामना की है। सूप और डोलिया में ठेकुआ समेत तरह तरह के फल, मिष्ठान और पकवान भरकर लोग छठ मैया के पूजन को गंगा घाटों पर पहुंचे हुए हैं। जहां गंगा किनारे बनाई गई वेदियों पर पूजन सामग्री रख सूर्यदेव की उपासना की गई। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने भी सीता से विवाह के बाद अयोध्या में राज्याभिषेक के पश्चात गंगा माई के तट पर छठ माई की पूजा की थी। तब से पूरे भारत में छठ माई की ये पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। छठ की पूजा जो है ये हम लोगों की आस्था का प्रतीक है। हम लोग छठ मैया की पूजा करते हैं, 3 दिन तक ये पूजा होती है और जो लोग मानते हैं, किसी की भी जो भी इच्छा हो वो छठ मैया पूरी करती है। और उसको पूरा करने के लिए हम लोग इसकी जब काम पूरा हो जाता है तो कोसी भरते हैं और कोसी भरने के बाद जब गंगा जी में खड़े होकर अर्घ देते हैं, शाम को भी देते हैं 1 दिन पहले और दूसरे दिन भी सूर्य भगवान को निकलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दे करके ये व्रत जो है पूर्ण करते हैं। हम लोग का बहुत बढ़िया है। हम लोग 3 दिन से बढ़ती रहते हैं। इनके मानता बहुत है, हम लोग मान करके इनके उठाते हैं। जब हम लोग का पूरा हो जाता है तब हम लोग उठाते हैं। एक दिन हम लोग लौकी का करते हैं, दूसरा दिन खीर का करते हैं, फिर 24 घंटा बढ़ते रहते हैं। गंगा जी में पानी में खड़े रहते हैं गंगा जी में, और सुबह अर्घ सूरज उगने के पहले जब उगते हैं तो हम लोग अर्घ देते हैं। और संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या कुछ दृश्य भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि गंगा घाटों पर भीड़ भी लगी हुई है इन दिनों और छठ मैया का पर्व भी मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल विशाल जी, आज छठ मैया का जो पर्व था, लास्ट दिन था, जिसमें जो
श्रद्धालु थे, लाखों के भीड़ में उन्नाव से करीब 12 किलोमीटर दूर गंगा घाट पे आए थे, जिसमें से जो महिलाएं 3 बजे आ गई थी, जहाँ पे महिलाएं और आदमी बच्चे को साथ आए थे। उन्होंने वेदी बना के उन्होंने पूजा की है और जो सुबह जब सूर्य उगता है तो उसमें अर्घ गाय के दूध से अर्घ देकर उसको पूजा व्रत तोड़ा है और 36 घंटे के व्रत के बाद इन्होंने पूजा को छठ मनाई है जी। तो ऐसे में किस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिली हैं, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई थी? जी बिल्कुल विशाल जी, बात की जाए तो महिला और सभी को मिला के बात की जाए तो कई महिलाएं लगभग 50,000 से भी ज्यादा महिलाएं होंगी जी। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से किस तरह के इंतजाम भी किए गए थे? जी बिल्कुल विशाल जी, प्रशासन की तरफ से बात किया जाए, प्रशासन की तरफ से महिलाओं के लिए वर्ष बदलने की व्यवस्था थी और सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे और चाय प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से चाय का वितरण था, भंडारा भी बांटा जा रहा था और उसके तरफ और जो महिला सुरक्षा पुलिस भी काफी मौजूद थी। मौके पर डीएम मौजूद थे, एसपी भी आज आए थे, वो उनके साथ एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, पूरा पुलिस उन्नाव का पूरा पुलिस अधिकारी मौजूद थे जी। बिल्कुल अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। संभल में डीएम और एसपी ने शुगर मिल में पेराई सत्र का शुभारंभ कर दिया है। किसानों और बैलों को तिलक लगाकर गन्ना मिल में पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया है कि मिल में ओवरलोड गन्ना लेकर किसान नहीं आए। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि गन्ना लदे वाहनों पर रिफ्लेक्टर होना भी जरूरी है। अभी हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा हुआ है 1,60,00,000 क्विंटल गन्ने की उपलब्धता के हिसाब से रखा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे किसानों के सहयोग और उनके विशेष प्रयासों से हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे समय रहते हुए और अपनी पूरी क्षमता से पेराई करते हुए समय अनुकूल ढंग से अपने सत्र का समापन करेंगे। और जो अभी उनकी ज़रूरत हैं गेहूं बोने के लिए, शुरुआत में हम कोशिश करेंगे कि अगले 15 दिन के अंदर लगभग सभी लोगों के गेहूं बोने की स्थिति में वो लोग आ जाएं, जिससे उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। छठ पर्व की सभी को शुभकामनाएं। आज के शुभ पर्व पर डीएसएम असमोली शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र का आरंभ हुआ है और जिसमें जो हमारे बैल और जो किसान हैं दोनों को तिलक लगाकर इसका शुभारंभ किया गया है। 2-3 चीज़ें हैं, एक तो ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, उससे दुर्घटनाएं होती है और प्रत्येक जो वाहन है उसके ऊपर रिफ्लेक्टर होना चाहिए और तीसरी चीज़ जो पर्ची है उसी के आधार पे जो पर्ची जारी हो गन्ना समिति से उसी के आधार पे गन्ना लिए जाए और बाकी सब कुछ अच्छा रहेगा और इस बार हम अधिक से अधिक जो गन्ना है उसकी पेराई करेंगे और अधिकाधिक जो शुगर है उसका उत्पादन हमारे इस डीएसएम शुगर मिल में